Good morning, everyone. Let's wait a couple of minutes for others to join in. All right, लास्ट क्लास का रिवीजन करके आए थे आप लोगों ने देखा लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? यस सर। यस ठीक। सर। So, वहीं से पिक करेंगे। हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस एंड एन फैक्टर कैलकुलेशंस का डिस्कशन करा था। ऑल राइट, आप लोगों को बुकलेट मिल गया? यस सर। ठीक। सो आप लोग अगर बुकलेट में क्वेश्चंस वगैरह देख रहे होंगे तो आपको दिखेगा काफी सिंपल चैप्टर है, काफी इजी चैप्टर है, बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने एक्चुअली हाँ बुकलेट में देखा था। सो थ्योरी भले ही बहुत सारा दे रखा है बुकलेट में, बट उसमें से काफी सारा थ्योरी एक्चुअली इंजीनियरिंग के लिए रेलेवेंट है। मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत ही सिंपल है। ऑलराइट, ठीक है। आई थिंक काफी सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो हम लोग आज का डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। ग्रेट। तो एक बार मैं क्विक रिकैप ले लेता हूं। गुड मॉर्निंग। अरे दीपांकर, आप आई थिंक गलत बैच में बैठ गए हो। गुड मॉर्निंग, बट आपका क्लास शाम को 4 बजे है। ठीक है, दिस इज अ डिफरेंट बैच। ठीक है, दिस इज वागड़ बैच। तो अगर यहाँ पे गलती से कोई थाने और दादर के स्टूडेंट्स आ गए हैं, आपका लेक्चर शाम को 4 बजे है। मैंने मीटिंग आईडी पासवर्ड सब सेम ही रखा हुआ है, इसके लिए यू आर एबल टू ज्वाइन, बट जो लोग वागड़ वाले बैच से नहीं है वो लोग शाम को ज्वाइन करेंगे। ऑल राइट, सो एज अ क्विक रिकैप, हम लोगों ने काफी सारा थ्योरी इस चैप्टर का कवर कर लिया है। राइट, मैं क्विक रिकैप दे देता हूं ऑफ द टॉपिक्स दैट वी हैव स्टडीड। हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं वो आइडेंटिफाई करना सीख लिया है। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन समझ लिए हैं। ठीक है, देन इक्विवेलेंस, और इनफैक्ट इसके बाद आपने बैलेंसिंग सीखा था। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन,
देन इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा। इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने नए नए टर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे, वो हम लोगों ने ऑब्जर्व करे। देन एन फैक्टर एंड उसका कैलकुलेशन देखा। एंड देन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये भी पढ़ा। ठीक है, नाउ इन सब टॉपिक्स में किसी में आपको कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, समथिंग विच यू वुड वांट टू डिस्कस अगेन? नो सर। ओके, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा थ्योरी और बचा है, वो मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा, कवर करा दूंगा। बट एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज इस चैप्टर में हमें चाहिए रहता है, वो होता है नॉलेज ऑफ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स along with their reactions। ठीक है, जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल। जैसे आप लोग मोल कंसेप्ट चैप्टर जब पढ़ रहे थे, तब उसमें कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन बार बार आते थे। तो कैसा हो गया था, आपसे एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि भाई आपको हाइड्रोकार्बन का कंबशन का इक्वेशन आना चाहिए, मतलब हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स CO2 प्लस H2O, ये रिएक्शन आपको लिखनी आनी चाहिए, बैलेंस करनी भी आनी चाहिए। ठीक है, वैसे ही आपने कुछ और चैप्टर पढ़े, जैसे आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा, तो उसमें एसिड एंड बेस का रिएक्शन क्वेश्चन में लिख के नहीं आता है, बार बार आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि भाई एसिड प्लस बेस का रिएक्शन आपको खुद से लिखना आना चाहिए। ठीक है, वैसे ही इस चैप्टर में रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बीच में जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, उनमें जो कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं, ठीक है, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, उनके रिएक्शंस आपसे एक्सपेक्ट करे जाते हैं कि आपको आने चाहिए। ठीक है, अब थोड़ी सी लिस्ट इस केस में लंबी है, तो उस लिस्ट को वर्क करने में, याद करने में आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैंने एक लिस्ट कंपाइल करी हुई है, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में वो शेयर करूंगा। हेडिंग में लिख देता हूँ यहाँ पर, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, जो मैंने लिस्ट कंपाइल करी हुई है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है, बट वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको डेफिनेटली याद रखना चाहिए, वो मैं आपको अभी हाईलाइट करके बता दूंगा। ठीक है, सो लेट मी जस्ट ओके, तो ये यहाँ पर ऑब्जर्व करना, सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का लिस्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर देते हैं। फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स का भी लिस्ट है, एंड उनके कुछ कॉमन जो रिएक्शंस है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अभी एक बार में देखने में थोड़ा सा आपको लगेगा कि अरे बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई है, बट
इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मार्क करा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक्चुअली थोड़ा सा इंजीनियरिंग और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना हुआ है, तो उसमें अपने लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है MnO4 माइनस। MnO4 माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है परमैंगनेट आयन, ठीक है, परमैंगनेट आयन, ठीक है। पोटेशियम अगर इसके साथ में प्रेजेंट होता है तो उसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। इसमें मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, जैसा हमने बहुत बार देख लिया है। अब ये चीज आप याद रखना डेफिनेटली, अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन कराते हैं तो मैंगनीज Mn+2 में चला जाता है, ठीक है, रिड्यूस होकर खुद रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। तो ये +7 से +2 चला जाता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। एन फैक्टर कितना बोलेंगे हम इस केस में, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। 5 का चेंज आएगा इन द ऑक्सीडेशन स्टेट और एक ही एटम है। अच्छा, देन अगर न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम रहेगा, ठीक है, न्यूट्रल या फिर माइल्ड अल्कलाइन, तो ये +7 से +4 में जाता है, ठीक है। इस केस में एन फैक्टर आपका 3 आ जाएगा। एंड अगर स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम होता है तो उसमें मैंगनीज +7 से +6 में आता है, ठीक है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ओनली 1, हेंस द एन फैक्टर इज 1। ये आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसके कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं, इसके कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं, उनको आप ध्यान में रखना। जैसे ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था, मैंगनेट आयन इज रिएक्टिंग विद Fe2+। Fe2+ का कॉमन नाम क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज फेरस आयन, ठीक है। और ये इसको ऑक्सीडाइज करके कहाँ पे ले जाता है, फेरिक आयन में, ठीक है। आयरन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे n फैक्टर्स पूछूं तो आप मुझे n फैक्टर्स यहाँ पे बताएंगे। देखो MnO4 माइनस का n फैक्टर 5 रहेगा, Fe2+ का 1 रहेगा, ठीक है, +2 से +3 जा रहा है। Mn+2 का n फैक्टर 5 रहेगा एंड Fe3+ का n फैक्टर भी यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है। ये समझ में आया, ये रिएक्शन? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. तो ये रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट है, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखना। ये 4, एटलीस्ट ये 4 रिएक्शन आप ध्यान में रखोगे। अच्छा, दूसरे रिएक्शन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C2O4 2- को, ये होता है ऑक्सलेट आयन, ठीक है, ऑक्सलेट आयन। ये ऑक्सैलिक एसिड से आता है ना, ऑक्सैलिक एसिड के 2 H चले जाते हैं तो ये ऑक्सलेट आयन रहता है। अब MnO4- ऑक्सलेट आयन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। एंड इसका रिएक्शन में क्या होता है, एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं, ये जो H+ ऊपर लिखा हुआ है एरो के, इसका मतलब होता है एसिडिक मीडियम, तो मैंगनीज +2 में आता है। एंड यहाँ पे आप नोटिस करना, कार्बन जो है CO2 में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अरे, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4, ठीक है, और यहाँ पर कितना था, +3, ठीक है। थोड़ा पतले इंक से लिखते हैं एक बार, ये +3 था एंड यहाँ पर कार्बन +4 में रहेगा, राइट।
तो फिर n फैक्टर अगर मैं आपसे पूछूंगा अब, तो n फैक्टर कैसे रहेंगे? मुझे बताओ n फैक्टर। हाफ और माइनस का मैग्नीज का 2 का हाफ होगा। किसका? ऑक्सिलेट का हाफ? नहीं ना, +3 से +4 में 1 होगा सर। 1 +3 से +4 में जा रहा है, एक का चेंज, पर यहाँ पे 2 एटम है ना कार्बन के ऑक्सिलेट में, एक का चेंज 2 एटम के लिए, तो n फैक्टर 2 हो गया ना। यस सर। फिर ये Mn+2 जो है, इसका n फैक्टर तो 5 रहेगा, 5 का चेंज और एक एटम है, और CO2 में एक का चेंज है और एक ही एटम है। ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल देखना, ये अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें आप नोटिस करोगे कि आयरन एज वेल एज कार्बन दोनों ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ये आयरन +2 से, नोटिस करना, +3 में जा रहा है, एंड कार्बन +3 से ऑक्सीडाइज होकर +4 में जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर अब मैं आपको n फैक्टर निकालने के लिए बोलूंगा तो कैसा रहेगा? जो परमैंगनेट आयन है उसका तो 5 रहेगा। ठीक है, जो ये फेरस ऑक्सिलेट है, इसके बारे में थोड़ा सोचना, डेफिनेशन वही रहेगी। ठीक है, सेम डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन था? नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल, वही डेफिनेशन लगानी है। तो यहाँ पर आयरन +2 से +3 जा रहा है, एक का चेंज है, एक एटम है, एंड कार्बन +3 से +4 जा रहा है, एक का चेंज है और 2 एटम है। तो कितना हो गया ये? 3 n फैक्टर 3, राइट। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने पहला एग्जांपल लिया है जहां पर एक कंपाउंड के अंदर 2 एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने याद हो तो आपको पहले बोला था कि हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग में हम लोग सिंपल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। सिंपल रिएक्शन में कैसा होगा? कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और किसी दूसरे कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा होगा, एंड वो हमने काफी सारे एग्जांपल देखे। अब मैं धीरे धीरे ऐसे केसेस और आपके सामने लेके आता जाऊंगा। ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि इसमें भी मतलब हजारों पॉसिबिलिटीज है ना, तो मैं हर एक टाइप को नहीं कराऊंगा, जो हमारे सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है, बस वही टाइप्स आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अच्छा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर ये मैंगनीज आयन जो है, इसका n फैक्टर भी 5 रहेगा, आयरन वाले का 1, एंड CO2 का भी n फैक्टर 1। हाँ बोलो। कुछ डाउट था? नो सर। ओके। अच्छा, फिर ये वाला भी बता दो, जो फोर्थ वाला रिएक्शन जिसपे मैंने येलो टिक लगाया हुआ है, इसके n फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे? x माइनस का 1 x माइनस का 1, MnO4 माइनस का 5, mn प्लस 2 का Mn+2 का भी 5, एंड x2 का 2 2
2। परफेक्ट, एक का चेंज और 2 एटम है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें नोटिस करना दैट ये मैंने यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिखे आपके लिए, ये आप MnO4 माइनस वाले रिएक्शन थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक चीज नोट करना, ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना। MnO4 माइनस, ठीक है, MnO4 माइनस प्लस Fe3 प्लस का क्या होगा? द आंसर इज नो रिएक्शन। क्यों? तो इनमें आप नोटिस करना, ये जो एलिमेंट्स हैं आयरन और सल्फर, यहाँ पर सल्फर भी नोटिस करना, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? SO4 2 माइनस में, SO4 2 माइनस में सल्फर +6 में प्रेजेंट होता है, +6, राइट। तो यहाँ पर कैसा है, ये ऑलरेडी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे, ऑलरेडी इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इनका रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल ध्यान रखना। अच्छा, एक और एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, ये जो हैलोजन के साथ वाला रिएक्शन था, ये 4th वाला रिएक्शन जो है, इसमें मैंने जो ये हैलोजन है वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रखा है, ठीक है, फ्लोरीन नहीं रखा है, तो वो भी यहाँ पर हाईलाइट कर लेना, दैट MnO4 माइनस प्लस F माइनस आयन का कोई रिएक्शन नहीं होता। इसके पीछे का रीजन क्या होगा? इसके पीछे का रीजन ये है कि ऐसा तो है नहीं कि फ्लोरीन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, F माइनस तो इनफैक्ट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इससे ज्यादा भी जा सकता है ना, F2 में जा सकता है जहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, बट यहाँ पर जाता नहीं है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना ऐसा क्यों है, बिकॉज MnO4 माइनस इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो MnO4 माइनस वैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, मतलब इट्स अ वेरी गुड, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और काफी सारे कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है, बट F माइनस को नहीं कर पाता, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है बट सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल भी आप ध्यान रखना। ओके, तो ये एक पहला कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था पर मैंगनेट आयन, ठीक है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके लिए रहेगा डाइक्रोमेट आयन, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड एज डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। एंड इसका एन फैक्टर कितना रहेगा, ये अगर एसिडिक मीडियम में रहता है तो ये खुद +6 से, ठीक है, खुद +6 से रिड्यूस होकर +3 में आ जाता है। तो अगर मैं आपसे इसका एन फैक्टर पूछूंगा तो आपका आंसर रहेगा 3 का चेंज हो रहा है एंड 2 एटम है यहाँ पर, ठीक है, 3 का चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में एंड 2 एटम्स है क्रोमियम के, तो इसका एन फैक्टर 6 रहेगा, ठीक है। इसके कॉमन रिएक्शंस में ऑब्जर्व करना, इसमें ये 3 रिएक्शंस आप डेफिनेटली ध्यान रखना, ठीक है।
ये 3 रिएक्शंस भी आप डेफिनेटली ध्यान रखना। और इसमें चलो मुझे बताओ n फैक्टर्स कैसे कैसे रहेंगे चारों रिएक्शन में। पहले रिएक्शन का बताओ चलो। 6 1 1 सही है एकदम, 6 1 1 3। ठीक है, 6 6 6 1 1 3 2 2। एकदम सही। ठीक है, इसमें नोटिस करना कि ये ना ब्रोमीन और आयोडीन मतलब Br माइनस और I माइनस आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा बट क्लोराइड को नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये थोड़ा MnO4 माइनस से वीकर है, तो ये क्लोराइड को भी नहीं कर पाता। ठीक है, ऐसे तो ये भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर इसके लिए अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन लिखूंगा, नोटिस करना Cr2O7 2 माइनस plus Fe3 plus, there will be no reaction। ठीक है, या फिर Cr2O7 2 माइनस प्लस SO4 2 माइनस सल्फेट के साथ में भी नो रिएक्शन। ठीक है, एज वेल एज यहाँ पर Cr2O7 2 माइनस प्लस F माइनस एंड Cr2O7 2 माइनस प्लस Cl माइनस, इन दोनों केस में भी नो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या रीजन था, यहाँ पर ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये, है ना, ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और यहाँ पर रीजन था नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, है ना। अच्छा ठीक है, इस वाले केस में ही बता दो एन फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं ऑक्सिलेट वाले केस में। 6 1 3 0 6 2 2 2 3 1। 3 एंड 1। ठीक है, 2 क्यों आया था यहाँ पर, बिकॉज 2 कार्बन के एटम है ना जो कि +3 से +4 जा रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो ये 2 काफी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेंगे आपके लिए। ठीक है, HNO3 आप छोड़ दो। ठीक है, X2 भी छोड़ दो। एक्चुअली ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में बता दिया जाएगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में वापस से रिविजिट करेंगे। अभी के लिए अगर नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। ठीक है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट पे आ जाते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट में ठीक है काफी इंपॉर्टेंट है आयोडाइड आयन। ठीक है, I माइनस को आयोडाइड आयन बोलते हैं हम लोग। एंड इसके आपने रिएक्शन विद KMnO4 एंड K2Cr2O7 तो ऑलरेडी देख लिए हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ये जो X माइनस वाला पार्ट था, ठीक है, MnO4 माइनस प्लस X माइनस या फिर Cr2O7 प्लस X माइनस, तो ये वाले रिएक्शन ऑलरेडी देख लिए हैं इसके। ठीक है, तो ये भी काफी जगह यूज में आएगा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये आप कॉपर वाला रिएक्शन ध्यान रख लो, मतलब कम चांस है ये आएगा। वैसे इसको अभी स्किप कर सकते हो, ये आप अभी स्किप कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो
रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा आपके लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, कॉल्ड एज हाइपो सोल्यूशन Na2H2O3। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं Na2H2O3 को, या फिर ये जो H2O3 2 माइनस आयन है इसका नाम होता है थायोसल्फेट आयन। ठीक है, ये थायोसल्फेट आयन होता है, राइट। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहता है। ठीक है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2। एंड अगर एसिडिक मीडियम में रहेगा, रिएक्ट करेगा, तो ये किस में जाता है, S4O6 2 माइनस में। S4O6 2 माइनस का नाम है टेट्राथायोनेट आयन। ठीक है, टेट्राथायोनेट आयन, इसके अंदर सल्फर +2.5 स्टेट में जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा एन फैक्टर, तो आप देखोगे इसमें एन फैक्टर, अब खैर दोनों का अलग अलग रहेगा, आगे कैलकुलेशन कर लूंगा। चलो, एन फैक्टर का हाइपो वाला जो पार्ट है, यानी कि थायोसल्फेट जो पार्ट है, उसका एन फैक्टर हो जाएगा 0.5 का चेंज और 2 आइटम है, तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा। एंड टेट्राथायोनेट के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 0.5 का चेंज और 4 सल्फर के आइटम है, तो 2 का एन फैक्टर आ जाएगा। बेसिक मीडियम में कैसा रहेगा, बेसिक मीडियम में ये किस में जाता है, सल्फेट आयन में। सल्फेट आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 रहता है। ठीक है, तो इसके कुछ रिएक्शंस यहाँ पे देख लेते हैं। ये चारों रिएक्शंस इसके ध्यान में रखना। ठीक है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये पहला वाला है, ये काफी इम्पोर्टेंट है, बाकी आप फिर भी ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको बाकी वाले समझ में आने लग जाएंगे। हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि डाइक्रोमेट जो है वो खुद Cr3+ में चला जाएगा, एंड ये जो थायोसल्फेट है ये टेट्राथायोनेट में चला जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे एक बार इनके एन फैक्टर्स बताते जाओ क्या क्या रहेंगे। शुरू हो जाओ पहले रिएक्शन से। 2 2, ठीक है, फिर 1 1 सही है, 2 देन 2 भी सही है, 1 एंड 1 भी सही है। ठीक है, अगला वाला बताओ। 6 6 1 1 1, देन 2 3 3 एंड 3। ठीक है, 5 5 1 1 2 2 5 5 5। ठीक है, एंड इस वाले में बता दो थोड़ा सा देखकर। 5 1 2 नहीं, ऐसे ब्लाइंडली आंसर नहीं करना, आप देखो ना क्या बन रहा है यहाँ पर। मैंगनीज +4 में जा रहा है, +2 में नहीं जा रहा, +7 से +4 में जा रहा है, तो एन फैक्टर 3 हो गया इसका। एंड सल्फर के बारे में भी देखो, सल्फर कैसा हो रहा है, +2 से +6 जा रहा है, तो 4 का चेंज और 2 आइटम है, तो एन फैक्टर 8 हो गया। समझ में आया ये? यस सर। ऑल राइट, ठीक है। देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए। एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये नोटिस करना कि इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये भी काफी कॉमनली लैब्स में यूज होता है, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये काफी कॉमनली यूज होने वाला कंपाउंड है। अब इसमें नोटिस करना, जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, तो ये खुद क्या हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, H2O2 wait H2O2 acts as reducing agent, implies itself क्या हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन, itself undergoes oxidation। itself undergoes oxidation। तो इसमें आप नोटिस करोगे कि H2O2 से O2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये -1 से 0 में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जो भी रिएक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, ये सारे रिएक्शंस आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इन रिएक्शंस में आप नोटिस करोगे तो क्या हो रहा है, सब केस में ये O2 में ही जा रहा है ना। ठीक है, एंड अगर H2O2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, ठीक है, H2O2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या हो जाएगा, itself undergoes reduction। तो उस केस में क्या होता है, H2O2 जाता है वाटर के अंदर, H2O के अंदर, ऑक्सीजन जो है वो -1 से -2 में चला जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ नोटिस करोगे ये जो एग्जांपल्स हैं जहाँ पर ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, वहां पर सब जगह पर ये H2O में जा रहा है। ठीक है, अब इसमें, ठीक है, दोनों केसेस में, ठीक है, इन बोथ केसेस आप नोटिस करोगे n फैक्टर ऑफ H2O2 कितना दिख रहा है, भले ही वो ऑक्सीडेशन करे या रिडक्शन करे, n फैक्टर कितना दिख रहा है H2O2 का, एक का चेंज हो रहा है और 2 आइटम है, तो n फैक्टर आपको 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये इस वाली साइड में ये वाला रिएक्शन आप याद रखो, ये वाला रिएक्शन काफी क्रूशियल है, बाकी इधर वाले 4 रिएक्शंस भी याद रखना। ठीक है, Yes. ऑलराइट, देन फिर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये काफी सारी लिस्ट है, इसमें एक्चुअली ये वाला एंड ये वाला, ये 2 रिएक्शंस आप डेफिनेटली ध्यान में रखोगे। ठीक है, ये तो कैसा हो गया, सेल्फ डीकम्पोजिशन, पहला वाला जो है सेल्फ डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। ठीक है, एंड दूसरा वाला जब हम Cl2 Br2 या I2 को ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड OH- में डालते हैं तो वो डिस्प्रपोर्शनेट होके X- एंड XO3- में आता है। ठीक है, ये 2 काफी इंपॉर्टेंट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है जो आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने आपके साथ में एक लिस्ट ऑफ रिएक्शंस लिखे हैं। ठीक है, इन लिस्ट ऑफ रिएक्शंस को आप लोग, ऐसा नहीं बोलूंगा कि आज के आज याद कर लो, आज के आज रट्टा लगा दो। ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको कहीं कहीं जगह ये रिएक्शंस यूज में आएंगे। ठीक है, कॉमन वाले तो बार बार नोट्स में आके देख लेना,
रेफर कर लेना, फिर धीरे धीरे आपको थोड़ी थोड़ी आदत लग जाएगी, समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा ये रिएक्शंस हैं। ठीक है, जैसे आप लोग बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर देख रहा था, अगर हम लोग बुकलेट के कोई क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे आपसे 13th क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, एसिडिक मीडियम इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7, ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, है ना। अब एन फैक्टर क्या होगा K2Cr2O7 का एसिडिक मीडियम में, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि आपको याद हो कि क्रोमियम +6 से +3 में जाता है, तो 3 का चेंज, एंड यहाँ पर क्रोमियम के 2 एटम है, तो इसका एन फैक्टर 6 होगा, तो आपका आंसर सी ऑप्शन यानी कि m/6 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपसे ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि हाँ आपको रिएक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया ऑलरेडी हो। ठीक है, जैसे एक आध क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे ये हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पर कैसा हो रहा है दैट क्रोमियम एटम और मतलब डाइक्रोमेट और Fe2+ का रिएक्शन आपसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है, आपको पता हो तो आप इस ऑप्शन को आप असेस कर सकते हो, इस ऑप्शन को समझ सकते हो कि क्या आंसर सही रहेगा। जैसे ये वाला हो गया 24th क्वेश्चन, तो इसमें कैसा बोला है कि मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सिलेट, तो आपको रिएक्शन पता होगा तो ये आप एनालिसिस कर पाओगे ना कि मैंगनीज +7 से +2 जाएगा, एंड फेरस ऑक्सिलेट में आयरन +2 से +3 जाएगा, एंड कार्बन +3 से +4 जाएगा, तो ये आपको कुछ कुछ रिएक्शंस के बारे में आइडिया रखना रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो अब ऐसा है कि थोड़ा सा पार्ट और बचा है थ्योरी का, मतलब बहुत ही थोड़ा सा पार्ट बचा है, पर क्वेश्चंस आप काफी सारे अब कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करें बुकलेट में से, थोड़ा बुकलेट का भी कवरेज करना जरूरी है। यस ठीक है, तो लेवल 1 से स्टार्ट करें, फटाफट फटाफट होते जाएंगे। ठीक है, ऑल राइट, चलो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करो। ठीक है, इसको एक स्मॉल टेस्ट की तरह करते हैं। ये जो पहले 6 क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, इन 6 के 6 क्वेश्चंस को एक साथ आंसर करो, और फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा, तो आप फिर देखना कैसा स्कोर आ रहा है।
ऑल राइट, आई थिंक आप लोगों ने ट्राई करे होंगे। सो पहले वाले क्वेश्चन को कैसे आंसर करोगे? ऑप्शन बाय ऑप्शन जाना पड़ेगा आपको एंड क्विकली देखना पड़ेगा कि टोटल सम जीरो किस केस में आ रहा है ना? तो आप ऑप्शन बाय ऑप्शन गए तो आपको क्विकली आइडेंटिफाई होगा किस केस में। सो पहला वाला ऑप्शन में तो नहीं आ रहा है, दूसरे वाले ऑप्शन में नहीं। yz3 +5 -1, दूसरा वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। थर्ड करेक्ट। थर्ड वाले में yz4 तो +5 और -8, -3 इंटू 2 और 3 इंटू 2, हाँ तो थर्ड ऑप्शन आपका बैठ जाएगा। ठीक है, देन सेकंड वाले में एटॉमिक नंबर, हाँ बोलो। फर्स्ट सर। फर्स्ट वाला एटॉमिक नंबर 13 इज अल्यूमिनियम, तो अल्यूमिनियम +3 स्टेट शो करता है, तो फटाफट आपका आंसर आ गया। देन थर्ड वाले में थर्ड ऑप्शन में अब फॉस्फोरस +5 में रहेगा, यस। देन फोर्थ वाला सर कौन सा? सर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना? नहीं, हाँ हाँ राइट, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा हूँ। फोर्थ सर। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट। तो बाकी सारे 1, 2 एंड 3 में आप देखोगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं होता है, सिर्फ फोर्थ वाले में सल्फर +6 से +4 में आ जाता है। ठीक है, फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाला तो बहुत ही आसान है। सेकेंड सर। सेकेंड। फिफ्थ का। फिफ्थ का सेकंड और सिक्स्थ का भी सेकंड। सेकेंड। ठीक है, ऑल राइट, देन ये वाले क्वेश्चंस कर दो चलो, 7 से 11। ओके सर। सर थोड़ा नीचे कर। मतलब जूम करूं? अभी दिख रहा है आपको? नहीं, सिर्फ 11 क्वेश्चन दिख रहे। अच्छा, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा मैं इसको, ओहो वेट,
सर नहीं दिख रहा। कौन सा ऑप्शन नहीं दिख रहा? क्वेश्चन 11 ही दिख। 11 पे पहुंच गए? ये लो 11 पे आ जाओ। सर 7 से नहीं दिख रहा है क्वेश्चन। एक मिनट, हाँ आपको अभी रुको, या तो मैं इसको इसी में खोल लेता हूँ। सर हमें दिख रहा है, शायद उस साइज से जूम आउट हो गया होगा। मैं इसका PDF ही खोल देता हूँ, आई थिंक बेटर दिखेगा। ठीक है, एक मिनट। अभी दिख रहा है? ये 7 से 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं? सर राइट हैंड साइड का ही दिख रहा सर हमें तो दिख रहे हैं। सर हमें दिख रहा है उस साइज से जूम आउट हो गया, स्क्रीन को टच होता है जूम आउट होता है तो। हाँ वही, आप उस पे स्क्रीन पे टच करके ना वापस जूम आउट कर दो अपनी। है। हाँ सर दिख रहा है। ठीक, अच्छा ये 7 से 10 आए क्वेश्चंस, डिस्कस कर लें एक बार क्विकली। हाँ सर। तो 7वें वाले का आंसर क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा क्यों? सर ऑक्सीडाइजिंग होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना यहाँ पर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, हाइड्रोजन 1 खुद से 0 जाए। +1 से 0 जा रहा है, तो वो खुद रिड्यूस हो रहा है, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे एक्ट करेगा। हाँ सर। ठीक है, अच्छा देन 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय M3+, तो क्या रहेगा आंसर? प्लस फर्स्ट। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, +6 तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा ना, तो ये +3 से +6 में आ जाएगा। ठीक है, 0 और 6 में 0 गलत आंसर है। 0 कब होगा? जब वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, लॉस नहीं, गेन कर ले तो। ठीक है, अच्छा ये आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े 9th क्वेश्चन में? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर हुआ है क्या? नहीं। नो। अच्छा ठीक है, तो इसमें एक्चुअली थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉलेज लगता है, तो वो आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे सिंपल ही है। तो इसमें CN जो होता है वो एक्चुअली CN- आयन होता है, तो 6 CN- आयन है। ठीक है, तो +6 चार्ज भी होना चाहिए, तो 3 तो पोटेशियम हो गए, तो आयरन कितना होगा? +3। ठीक है, पर इसका डिटेल्स आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ते हो। अच्छा देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2Cl2, क्या आएगा आंसर? फर्स्ट। ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें, +1 आएगा, है ना? ठीक है, ठीक है, सो काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अच्छा अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा अच्छे हैं, तो कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस करें अपन लोग ट्राई। सर। ठीक है, ये थोड़े बेटर क्वेश्चंस हैं, वो क्या रिपीट होते जा रहे हैं, बार बार सेम क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये पहला वाला तो चलो हमने कर लिया, ये दूसरा वाला एग्जाम्पल करो आप। ठीक है, मैंने सोल्यूशन छुपा दिया है,
दूसरा वाला सॉल्ट एग्जाम्पल करो। थ्री। क्या आंसर आ रहा है? 3 +3। +3। ऑल राइट। सो हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, इसका सोल्यूशन ठीक है अपनी जगह है। मैं एक्सप्लेन कर दूं इसको किसी एक और तरीके से, यहाँ पर Yes. नोटिस करना। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसमें एक पेज ऐड कर देते हैं। ये आपके बुकलेट के सॉल्व एग्जांपल्स हैं। तो ये आपका सॉल्व एग्जांपल्स में सेकंड वाला था। तो ये क्या कह रहा है, X2H4 इट लूजेस 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड X का कुछ तो कंपाउंड बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना है, ये X2H4 रहेगा, तो ये खुद -2 में रहेगा, है ना। यहाँ पर आप देखोगे X2H4 का 1 मोल है और 10 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो ये X2H4 में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा एंड 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको करने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तो आप सोच सकते हो n फैक्टर की डेफिनेशन से। n फैक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूज। number of moles of electron given or taken per mole substance। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये x स्टेट में जा रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 इस तरीके से है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 एटम्स X के 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो पर एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज 5 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट पर एटम ऑफ X। तो अब ये 5 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर हम लोग लैंड कर रहे हैं। तो ये हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, या फिर आप लोग n फैक्टर की डेफिनेशन भी यूज कर सकते थे। डिफरेंट तरीके हैं, आई थिंक ये तरीका ज्यादा सिंपल है। ठीक है, Yes. ऑल राइट। देन ये वाला क्वेश्चन बताओ, व्हाट शुड बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2S2O7। 6। राइट, ये वो एक्सेप्शन वाला एग्जांपल है Plus कि फॉर्मूला से जाओगे तो +7 आ जाएगा, और +7 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट
+6 होता है। तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर परऑक्सी लिंकेज होता है ना। ठीक है, इनफैक्ट ये गलत बनाया हुआ है ये स्ट्रक्चर। अच्छा नहीं सॉरी, H2SO8 होता था वो तो, माय बैड, नहीं सही है, ये तो ओलियम है। हाँ, इसमें तो एक्चुअली आंसर अपने आप +6 आ ही जाएगा, फॉर्मूला से भी सही आ जाएगा। वो आपका H2SO8 होता था, मार्शल एसिड, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट गलत आता था, बट ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन, अमोनियम नाइट्रेट के अंदर जो 2 नाइट्रोजन एटम है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। +3 सर। दोनों में +3। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला पता है आपको? NH4NO3। ये होता है अमोनियम नाइट्रेट, में यहाँ पे लिख देता हूँ NH4NO3। ठीक है, ये अमोनियम नाइट्रेट है। तो इसके अंदर कटायन और अनायन रहता है, तो इट इज मेड अप ऑफ अमोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन। तो यहाँ पर x + 4 टाइम्स +1 इज इक्वल टू +1, तो x कितना हो गया -3। ठीक है, यहाँ पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, एंड यहाँ पर x + 3 टाइम्स -2 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर x +5 आएगा। समझ में आया? Yes. So the oxidation state will be -3 and +5, C option। ठीक है। फिफ्थ वाला बताओ। फर्स्ट होगा सर। आप देखो ना, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ Na3AsO3, मतलब ये First में कंपाउंड खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो क्या बनेगा। तो उसके लिए आप क्या करो, चारों ऑप्शन में आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो। सेकंड। हाँ, सेकंड करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर आर्सेनिक, क्वेश्चन के अंदर आर्सेनिक +3 स्टेट में है। ठीक है, फिर पहले ऑप्शन में आप जाओगे तो यहाँ पर आर्सेनिक प्लस कितना हो जाएगा, 2x - 6 इज इक्वल टू -3, 2x - 6 तो 3/2। ठीक है, 1.5 में आ जाएगा, तो ये तो कम हो रहा है, यहाँ पे नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में आप जाओगे तो आर्सेनिक कितना आ जाएगा, +5 में। ठीक है, सी ऑप्शन में जाओगे तो आर्सेनिक +6 में, एंड फोर्थ ऑप्शन में जाओगे तो आर्सेनिक +4 में। 4। तो अगर देखा जाए, ठीक है, मैं अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली, इसको मैं एक्चुअली रुको, मैं इसको स्निप करके उसी में डाल लेता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छे समझ में आए। ठीक है, इसको कॉपी करके
ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा था दैट यहाँ पे आर्सेनिक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, यहाँ पर आर्सेनिक किस में दिख रहा है, +1.5, यहाँ पर आर्सेनिक +5, +6, +4। ठीक है, तो ये तो डेफिनेटली गड़बड़ हो गया क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट पूछा है, मतलब आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना चाहिए, है ना। तो अब इन तीन में से ये करेक्ट कैसे सिलेक्ट करा, बाकी सी और डी ऑप्शन को कैसे रिजेक्ट करा? इसका आंसर होगा आर्सेनिक इज नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, आर्सेनिक इज नाइट्रोजन फैमिली, तो ऑक्सीडेशन स्टेट शोन आर टिपिकली +3 and +5 ओनली। ठीक है, हम लोगों को ये +6 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, +6 तो डेफिनेटली गड़बड़ हो गया बिकॉज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस +5 +5। ठीक है, ये +4 वाला भी गड़बड़ है। ठीक है, +4 वाला भी क्यों गड़बड़ है, बिकॉज जनरली सिर्फ नाइट्रोजन है जो कि ऐसा NO2 वाला कंपाउंड बनाता है। ठीक है, आर्सेनिक मतलब नाइट्रोजन के नीचे जो भी एलिमेंट है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब नहीं बनाते +4 वाला। ठीक है, जैसे आपको मतलब PCl3, PCl5, ठीक है, ऐसे +3 +5 वाले कंपाउंड मिलेंगे। ठीक है, PCl4 नहीं मिलता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का भी नॉलेज इसमें लग गया। ऑल राइट, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये यहाँ पर गड़बड़ लिखा हुआ है, AS2O3 3-, ये कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है। ये यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी इसको आर्सेनाइट बोलते हैं, अदरवाइज आर्सेनाइट इसका नाम नहीं होता। आर्सेनाइट इज ASO3 3-। जैसे फॉस्फाइट एंड फॉस्फेट होता है ना, PO4 3- को फॉस्फेट बोलते हैं एंड PO4 3-, PO3 3- को फॉस्फाइट बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे 2 गड़बड़ दिया हुआ है, ये नहीं होगा। ठीक है, एनीवेज, ये वाला बताओ, चलो 6th क्वेश्चन। ये तो मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन हो गया। सॉरी,
क्या आ रहा है आंसर इसमें? ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा ना, HgCl2, दोनों का अगर एक एक मोल लेंगे बट इसका कोफिशिएंट 2 है तो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, तो ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, है ना, यानी कि Hg2+ आयन बचेगा ही नहीं, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। ठीक है, एंड यहाँ पर which ions will be there after completion, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये Sn2+ बचेगा, थोड़ा Sn4+ फॉर्म होगा, एंड ये जो है Hg2Cl2, ठीक है, तो इसमें एक्चुअली Hg2 2+ आयन होता है, ठीक है, तो बट यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअली इसको Hg+1 लिखा हुआ है, ये Hg+1 नहीं लिखा होना चाहिए, मतलब मर्क्यूरस आयन ऐसे नहीं मिलता है, मर्क्यूरस आयन मिलता है Hg2 2+ के फॉर्म में। ठीक है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको वो ये चीज है कि Hg2Cl2, ठीक है, ये ऐसा Hg+ एंड Cl- ऐसा नहीं होता है, ये एक्चुअली ऐसा होता है Hg2 2+ एंड 2Cl- आयन। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा इसमें करेक्शन रहना चाहिए, बट एनीवेज अब SO2 इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी, तो इसमें क्या होता है, H2O ऐड होगा। What? H2SO4 बना देगा ये और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये itself will act as reductant, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बताओ, चलो 8th वाला।
क्या आ रहा है आंसर? नॉर्मैलिटी का डेफिनेशन यूज करना है। देखो ना 8th वाले में नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, राइट? एंड इक्विवेलेंस क्या होता है? मोल्स इनटू n फैक्टर, राइट? तो अगर मुझे बोला जा रहा है 0.2 नॉर्मल बनाना है और 0.5 लीटर वॉल्यूम है, तो कितने मोल्स लगेंगे? n फैक्टर इसका कितना होगा? 5। ये रिएक्शन से हमने निकाल लिया, तो मोल्स कितने आ गए? मोल्स आ गए आपके 0.02। तो मास आप निकाल लोगे 0.02 इंटू मोलिकुलर वेट से। समझ में आया? राइट? ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? Yes. अच्छा, how many moles of nitrogen is produced by oxidation of 1 mole of hydrazine by 2/3 moles of bromate ion? ठीक है, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। मतलब इसमें आपको थोड़ा सा नॉलेज ऑफ रिएक्शन लगेगा। एंड इसमें मैं आपको एक हिंट जरूर दे सकता हूँ कि ब्रोमेट जो होता है, ठीक है, वो Br माइनस में जाना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन क्या होता है पता है कि नहीं पता है? नहीं पता। हाँ, हाइड्रोजीन पता है कि नहीं पता है? नहीं। ओके, तो ठीक है, मतलब हाँ, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट सा क्वेश्चन हो गया। चलो मान लो ये रिएक्शन है एक्चुअली। मैं अच्छा, इसमें तो चलो बैलेंस ही करके दे दिया। बैलेंस तो मत करके दो, चलो मैं 9th वाले में हेल्प कर देता हूँ। 9th वाले में मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, ये हाइड्रोजीन होता है N2H4 एंड BrO3 माइनस, ये ब्रोमेट आयन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजीन, ब्रोमेट, एंड इनसे बोला जा रहा है नाइट्रोजन गैस बनता है और ये ब्रोमेट ना Br माइनस ब्रोमाइड में जाता है। चलो, अभी इतना मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया है, अब क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें पूछा जा रहा है कि 1 मोल के लिए how many moles of nitrogen is produced by oxidation of 1 mole of hydrazine by 2/3 mole of bromate ion। तो इसका 1 मोल दिया हुआ है और इसका 2/3 मोल दिया हुआ है। ठीक है, और पूछा जा रहा है कितना नाइट्रोजन बनेगा। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, या तो आप बैलेंस्ड इक्वेशन लिख के कर सकते हो या फिर आप इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। ट्राई करो, डिफिकल्ट है क्वेश्चन, इजी नहीं है। म्हणजे थोडा वाचा लागते त्यासाठी थोडा बनवलं थोडं सर इम्पॉर्टंट क्वेश्चन नाही का? जसं काय हाँ, क्वेश्चन दिखाऊं? Yes. क्वेश्चन दिखाओ।
हाँ, ऑप्शन भी देख लो चलो। ठीक है, चाहिए तो ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पर स्निप कर लेता हूँ, उसके अंदर आ जाएगा। एक मिनट ना। ऑल राइट, सो कैसे आंसर करेंगे इसको, यहाँ पर आप नोटिस करना, नाइट्रोजन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है नाइट्रोजन का, -2, ये 0 में जा रहा है, और ब्रोमीन +5 से 0 में जा रहा है ना, सॉरी +5 से -1 में जा रहा है। तो इसका ये तो मोल्स हो गए, ठीक है। अगर n फैक्टर पूछा जाएगा तो n फैक्टर इस केस में 6 आ जाएगा, ठीक है। एंड इस केस में -2 से 0 जा रहा है तो 2 का चेंज, n फैक्टर 4 आ जाएगा, है ना। तो इक्विवेलेंट्स किसके कितने होंगे, इक्विवेलेंट्स ये 4 into 1 रहेगा, और ये 6 into 2/3 ये भी 4 रहेगा, है ना। तो एक्चुअली दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर है, मतलब बोथ रिएक्ट कंप्लीटली, ठीक है। तो इससे मतलब दिस शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ N2 इंटू N2 का n फैक्टर कितना हो जाएगा, वापस ये -2 से 0 जा रहा है, 2 का चेंज, एंड 2 आइटम है तो 4, है ना। तो दिस implies moles of N2 should be equal to 1 मोल होगा ना, तब तभी इक्विवेलेंट बराबर आएंगे ना इन सबके। तो आपका सेकंड ऑप्शन आंसर होना चाहिए। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। यस ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2Cr2O7 are reduced by 1 mole of formic acid? अच्छा, फॉर्मिक एसिड वाला रिएक्शन, तो इसमें मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ 10th वाले क्वेश्चन में कि CO2 बनता है, Cr2O7 2- प्लस HCOH, ठीक है। ये एसिडिक मीडियम में ही ऑलरेडी है, तो ये Cr+3 में चला जाता है क्रोमियम। और जैसे ऑक्सैलिक एसिड का क्या हुआ था, ऑक्सैलिक एसिड के कार्बन को क्या हुआ था, याद है कि नहीं याद है? ऑक्सैलिक एसिड का कार्बन CO2 में चला गया था, वैसे ही फॉर्मिक एसिड का कार्बन भी CO2 में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक रिएक्शन होगा, इसके बेसिस पे आप आंसर करो, ठीक है। चाहिए तो मैं इसको स्निप कर लेता हूँ, ताकि ऑप्शन भी रहेंगे आपके पास में। ठीक है, अभी आंसर करो।
सर। हाँ, क्या आ रहा है आंसर? 1/3। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर क्रोमियम +6 से +3 जा रहा है, एंड ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन के साथ में क्या हो रहा है? +2 से +4 में जा रहा है ना? सो दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, करने पड़ेंगे। इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का मोल्स इनटू N फैक्टर शुड बी इक्वल टू पोटेशियम डाइक्रोमेट का मोल्स इनटू N फैक्टर। तो मोल्स मुझे निकालने हैं, इसका N फैक्टर 6 दिख रहा है, और इसके 1 मोल्स और इसका N फैक्टर 2 है। तो मेरा आंसर 1/3 आ रहा है, एकदम सही। ठीक है, गुड। आ रहे हैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स। ऑल राइट, ये वाला करो। चलो ये वाला भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। फेरस ऑक्सिलेट क्या होता है? Fe(C2O4). तो इसका रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था मैंने आपको। ठीक है, ये आपको अभी तो खैर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको अचानक से याद हो जाएगा, बट धीरे धीरे। इसमें क्या होता था, एसिडिक मीडियम में ये है तो Mn खुद +2 में आएगा, आयरन +3 में चला जाएगा, एंड कार्बन CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में दैट अगर इसका 1 मोल है MnO4 का, तो ये फेरस ऑक्सिलेट के कितने मोल्स को ऑक्सीडाइज करेगा? बताओ चलो फटाफट। सर 5/3। 5/3 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ये +7 से +2 जा रहा है, तो इसका N फैक्टर 2 हो गया, एंड यहाँ पर ये +2 से +3 जा रहा है, एंड ये +3 से +4 जा रहा है, तो इसका N फैक्टर 1 × 1 + 1 × 2 दैट इज 3 हो गया। तो मोल्स इनटू N फैक्टर शुड बी मोल्स इनटू N फैक्टर। तो आपका मोल्स आ जाएगा 5/3। ठीक है, गुड। तो आपको बैलेंसिंग एंड ऑल करने की जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग एंड ऑल करने से टाइम वेस्ट होता है। अच्छा चलो, ये एक और लास्ट क्वेश्चन कर लो। हाउ मेनी ml of 0.1 molar oxalic acid solution is required to reduce this to this? ये वाला अब आप ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है।
रिएक्शन सोच पाए आप लोग कैसे कर लिखना है रिएक्शन? क्या आ रहा है आंसर? 50 ml. नहीं समझ में नहीं आया, दोबारा बोलो। 150 ml. 150 ml। ओके, देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पर 12th वाले में देखो रिएक्शन क्या रहेगा, KMnO4 प्लस H2C2O4। इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये MnO2 में जा रहा है और ये CO2 में जाएगा, तो ये मैंगनीज +7 से +4 में ही जा रहा है और कार्बन +3 से +4 में जा रहा है। ठीक है, सो अब इनके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। ये n फैक्टर अगर मैं देखूंगा तो इसका n फैक्टर 3 आएगा, इसका n फैक्टर 2 आएगा। ठीक है, देन अब मैं क्या लिख दूंगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ H2C2O4। अब इक्विवेलेंट्स कैसे लिख सकते हैं, मोल्स इनटू n फैक्टर लिख सकते हैं या फिर n फैक्टर इनटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखोगे KMnO4 के बारे में बोला जा रहा है 0.01 मोल। सो 0.01 इंटू n फैक्टर इसका 3 इंटू इसका n फैक्टर 2 है, मोलारिटी 0.1 ही दिया ना मोलारिटी, हाँ 0.1, तो वॉल्यूम आपको निकालना है, तो इससे वॉल्यूम आपका आ जाएगा 0.15 लीटर्स, मतलब 150 ml। ठीक है, ऑल राइट, ओके, सो ये भी आपका सही आंसर था। अच्छा, तो अभी जैसे अपना लेक्चर का टाइम वैसे तो खत्म हो गया है। अब अगर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं कि आप होमवर्क में ये बाकी सॉल्व्ड एग्जांपल्स और जितना हो सकता है बुकलेट ट्राई करते जाओ, तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि थ्योरी में ना बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, जस्ट ऐसे n फैक्टर ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, वो छोटा सा ही पार्ट है, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप अपने हिसाब से बुकलेट के क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, PYQs एंड ऑल ये सब कर सकते हो। हाँ, मैं ये इनके रिकॉर्डिंग और नोट्स दोनों आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं लेक्चर। थैंक यू गाइस, बाय सर। बाय।